हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई ऑफ मनी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो जो मनी सप्लाई होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस लेवल को डिसाइड करने के लिए। यानी कि हमारी जो कंट्री में जो प्रोडक्ट्स की प्राइस होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मनी सप्लाई का, और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड किए जाते हैं। इकोनॉमिक के एनालिसिस के हिसाब से हम लोग ये प्री एज्यूम करते हैं कि जो पैसों का सप्लाई है ना वो फुल्ली कंट्रोल किया जाता है कंट्री की सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। बट ये फुल्ली करेक्ट नहीं है, ये 100% करेक्ट नहीं है। हाँ, ये हम कहेंगे कि जो सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट है उनका इंपॉर्टेंस होता है, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है मनी सप्लाई में। बट साथ साथ में पब्लिक और कमर्शियल बैंक का भी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कंट्री का जो मनी सप्लाई होता है उसके अंदर। मतलब कंट्री का मनी सप्लाई कौन चार लोग की वजह से होता है? गवर्नमेंट, आरबीआई, पब्लिक और कमर्शियल बैंक। ये चार लोग मिलकर के अपनी कंट्री का जो मनी सप्लाई होता है वो डिसाइड करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं मनी सप्लाई के बारे में। तो मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है? तो देखो, बहुत इजी वे में समझाता हूं। मनी सप्लाई मतलब होता है जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, मतलब जो पैसों का स्टॉक है जो मार्केट में है, जो सोसाइटी के पास है, जिसके बेसिस पे वो लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरीड आउट करते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई। की मार्केट में पैसा है कितना, कितना सोसाइटी के पास है जिससे वो अपने पैसे को खर्च करते हैं कोई भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे। आपको मैं बता दूं कि जो मनी सप्लाई है ना वो कंपोज होता है दो एलिमेंट से। एक होता है करेंसी विद पीपल और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट विद द पीपल, यानी कि लोगों के पास कितनी करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट कितना है लोगों के पास। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट और ये दोनों चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करेंसी विद द पीपल। अच्छा, अगर हमको पता लगाना है कि इंडिया में कितनी करेंसी है, कितनी करेंसी मार्केट में घूम रही है, तो उसके लिए तीन चीजें हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि कितनी करेंसी नोट सर्कुलेशन में जिसको इश्यू किया गया है आरबीआई के द्वारा, पहली चीज। दूसरी चीज हमको देखना होगा नंबर ऑफ रुपीज नोट, कितनी नंबर, यानी कि नंबर पता लगाना है कि कितनी नोट्स को मार्केट में इश्यू किया गया है आरबीआई ने और कितने कॉइन्स जो है वो सर्कुलेशन में, और तीसरा जो छोटे कॉइन्स है वो कितने सर्कुलेशन से पूरे मार्केट के अंदर। ये तीन चीजों को कंसीडर करके हम पता लगा सकते हैं कि कितनी करेंसी मार्केट में घूम रही होगी। आगे बात करें तो यहां पे आपको ये चीज को नोट करना है कि जो कैश रिजर्व होता है बैंक के पास वो डिडक्ट किया जाता है। जब भी हम लोग ढूंढते हैं कि मार्केट के अंदर कितनी करेंसी घूम रही है, इकोनॉमी में कितनी करेंसी है, तो उसमें एक चीज को माइनस हमेशा करना, जिसको कहते हैं सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। आपको पता है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जब भी हम कोई तरह का पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक कुछ पैसा अपने पास रखती है और बाकी की लोन देती है। तो वो जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो कैश रिजर्व है जो बैंक के पास होता है, वो क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ही हम इन तीन चीज को पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सकती है कि मार्केट में पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, मार्केट में कितनी करेंसी घूम रही है, पब्लिक के पास कितनी करेंसी है। और आरबीआई ने 1957 से, मतलब 1957 से एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम अनाउंस कर दिया है कि जब भी आरबीआई कोई भी तरह की करेंसी इश्यू करती है तो उसके लिए एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है। ये क्या है? इस सिस्टम के अंदर मिनिमम रिजर्व मेंटेन किया जाता है, यानी कि जब भी आरबीआई चाहती है पैसा छापना तो उस टाइम पे आरबीआई को 200 करोड़ का गोल्ड या तो फॉरेन एक्सचेंज, दोनों को मिला के टोटल 200 करोड़ होने चाहिए, तभी जाके कोई भी तरह की करेंसी जो भी कंट्री में जरूरी है, मान लो कि कंट्री के अंदर 500 की नोट की रिक्वायरमेंट है, 500 की नोट छापनी है, तो उस टाइम पे क्या करना होगा? 200 करोड़ का गोल्ड या तो फॉरेन एक्सचेंज क्या करना होगा? रिजर्व करना होगा। यानी कि वो जो गोल्ड है और फॉरेन एक्सचेंज है वो अपने पास रखना होगा और उसके बाद ही नई करेंसी को वो प्रिंट करेगी जो कि हमारे कंट्री की होगी। आगे बात करें तो जो पेपर करेंसी और कॉइन्स है ना उसको फियाट मनी कहते हैं। अब फियाट मनी क्या है? अगर मान लो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पैसे छापने की और जरूरत है तो उस टाइम पे जो करेंसी और नोट्स है या हम कहेंगे मेटेलिक कॉइन्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो किसके बेसिस पे? गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेसिस पे। और फियाट को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको फियाट मनी कहा जाता है। यानी कि अगर जब कोई भी गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कि अब हमारी कंट्री में पैसों का फ्लो थोड़ा बढ़ाना है, पैसों का सप्लाई बढ़ाना है, और आरबीआई गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेसिस पे करती है, तो उन पैसों को फियाट मनी कहा जाता है।
नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है डिमांड डिपॉजिट विद द पीपल। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो डिमांड डिपॉजिट होता है पब्लिक का, बट वो उनके पास नहीं होता, वो होता है बैंक के पास। सिंपल चीज है, ठीक है। और उसको बैंक मनी और डिपॉजिट मनी भी कहा जाता है। जनरली कोई भी तरह के डिपॉजिट ब्रॉडली क्लासिफाइड किए जाते हैं दो चीजों में, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी क्या, तो ये इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आप हो, ठीक है, और आपका बैंक में करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है। तो आप बैंक में क्या करते हो, अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो। अब मान लो आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो आप बैंक से कैसे पैसे उठा सकते हो, चेक के थ्रू। मतलब आपके डिमांड करने पे बैंक आपको तुरंत पैसा दे देती है, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्लियर हुआ? तो यहां पे भी यही लिखा है, डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक आर दोज डिपॉजिट व्हिच कैन बी विथड्रॉन बाय ड्रॉइंग चेक ऑन देम। यानी कि हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक में और हम जब चाहे तब वो पैसे को निकाल सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे पैसा फिक्स नहीं हो गया है, हम डिपॉजिट कर रहे हैं और जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट क्या होता है, तो ये एक ऐसे डिपॉजिट है जो कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखे जाते हैं और बीच में से हम लोग का विड्रॉल अलाउड नहीं है। वहां पे जब तक कि वो टाइम फिनिश नहीं हो जाता तब तक हमको पैसा डिपॉजिट करके रखना होगा। जैसे आप लोग को पता ही होगा एफडी में कैसा होता है, फिक्स डिपॉजिट में, कि हम जब भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तब के लिए हम लोग एफडी बनवाते हैं बैंक में, ठीक है। बीच में से हम उठा नहीं सकते, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। मतलब हमने एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बैंक को पैसा दे दिया है और वो बैंक में पैसा रहने वाला है। क्लियर हो गया? तो डिमांड डिपॉजिट विद द पीपल मतलब क्या होता है, दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। और उसके बेसिस पे पता लगता है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा कितना है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली उन्होंने जो बैंक के अंदर पैसा रखा है ना, डिमांड डिपॉजिट जो रखा है वो भी कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब चाहे तब निकाल सकते हैं और बैंक के थ्रू भी तो आज खर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लो उनको कोई भी चीज खरीदनी है तो बैंक में पैसा होगा तो यूपीआई के थ्रू भी खरीद सकते हैं। तो सिंपल चीज है, अगर उनका डिमांड डिपॉजिट है ना, वो भी पैसों के सप्लाई में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का जो कंसेप्ट है ना, उसको हम लोग ने दो मेन कंसेप्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल कंसेप्ट और दूसरा है मॉडर्न कंसेप्ट। तो शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल कंसेप्ट के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से दो तरह के मनी इंक्लूड होते हैं सप्लाई ऑफ मनी में। मतलब दो तरह के पैसे इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है करेंसी मनी और एक होता है बैंक मनी। करेंसी मनी मतलब आपके पास जो भी कॉइन्स और करेंसी नोट है कैश में, वो होगा किसमें, वो कंसीडर किसमें किया जाएगा, करेंसी मनी में। और बैंक मनी मतलब क्या होता है कि आपका जो भी करंट डिपॉजिट है, मतलब आपने जो बैंक में सेविंग अकाउंट या अपने करंट अकाउंट में रखा है, वो भी कंसीडर होता है किसके अंदर, आपके मनी सप्लाई के अंदर। कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई है, तो दो चीजों के बेसिस पे, करेंसी मनी और बैंक मनी के बेसिस पे। क्लियर हो गया? ये हमने पढ़ा ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल कंसेप्ट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। जो मॉडर्न कंसेप्ट है मनी का वो थोड़ा बड़ा है, वाइड है, ठीक है। तो जिसमें क्या क्या चीजें इंवॉल्व होती है, तो कॉइन्स आते हैं, करेंसी नोट्स आती है, उसके अलावा आपने जो भी तरह के करेंसी डिपॉजिट की है बैंक में, करंट डिपॉजिट किया है बैंक में, वो फिर आपकी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट बैंक में किया है वो भी इंक्लूड होता है। मॉनेटरी एसेट्स जो है आपके पास, जैसे कि यूनिट ट्रस्ट है, हाउसिंग सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपार्टमेंट, ये सब भी इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, आपके सप्लाई ऑफ मनी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास कोई ट्रेजरी बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो आपके पास बॉन्ड शेयर्स है। ये सारी चीजें आज की डेट में मॉडर्न कंसेप्ट में मनी सप्लाई में इन्वॉल्व होती है। और इन शॉर्ट हर वो एसेट जिसकी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब हम तुरंत बेच के पैसा ले सकते हैं, और वो सारी की सारी जो है वो सप्लाई ऑफ मनी में भी कंसीडर की जाती है मॉडर्न टाइम्स में। मतलब ये 7 चीजें जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट में इन्वॉल्व है मनी सप्लाई के। तो क्लियर हो गया? यहां पे मैंने पढ़ाया आपको सप्लाई ऑफ मनी के बारे में कि सप्लाई ऑफ मनी कैसे डिसाइड होता है और क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।